हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो जो 22 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसका हम एनालिसिस देखने वाले हैं। ये 100% एक्यूरेट एनालिसिस है। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया, वो था कि फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने। ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने, तो वो क्या होना, ज्ञानेश कुमार। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ज्ञानेश कुमार कौन है। तो ज्ञानेश कुमार ने 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। निर्वाचन आयुक्त के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान 18वीं शताब्दी लोकसभा और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राजसंघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के चुनाव हुए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष तक होता है, जो भी पहले हो जाए वह भारत के मुख्य चुनाव आयोग के प्रमुख है। इसका मतलब होता है कि 6 वर्ष का मतलब ये है, या तो आप 6 वर्ष, अगर आपकी उम्र 65 वर्ष नहीं है और मान लो 60 ही वर्ष है, अगर आप पहले से बन गए हैं तो आप 6 वर्ष में क्या करें, कार्यकाल 6 वर्ष तक होगा। और यदि आप मान लो 60 साल के हैं तो अगर 65 वर्ष पहले पूरा हो गया तो आप 65 तो भी आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक, ये चीज़ है। और क्या है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। जिस प्रकार के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी प्रकार चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, दोनों की प्रक्रियाएं सेम हैं। अगला जो प्रश्न आएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत है। यह प्रश्न दोबारा आ चुका है। ठीक, तो आज ये प्रश्न को जरूर से ध्यान दे लेना। क्या अनुच्छेद 263। ठीक ना, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत प्रावधानों के आधार पर की गई थी और यह गैर अस्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा 28 मई 1990 को सरकारों के आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक, और क्या डीआरडीओ प्रश्न था कि डीआरडीओ प्लस इसरो से रिलेटेड एक प्रश्न आया था। ठीक ना, कि अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। आप ऐसे प्रश्न समझ कि एग्जैक्टली वो प्रश्न पता नहीं था कौन था। तो डीआरडीओ और इसरो भारत के दो महत्वपूर्ण रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करते हैं। डीआरडीओ का मुख्य कार्य है राज्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास करना, जबकि इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए समर्पित है। ठीक, डीआरडीओ ने कुछ उपग्रहों और प्रौद्योगिकियों का विकास किया जिनका प्रक्षेपण इसरो के पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से किया गया, जैसा कि डीआरडीओ के उपग्रह सिंधु नेत्र के प्रक्षेपण में देखा गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल के दक्षिण में कौन सा राज्य है। तो थार मरुस्थल के ये थार यहाँ पर होना चाहिए, क्या लिखा, थार मरुस्थल के दक्षिण में कौन सा, तो कच्छ का रण है। ठीक ना, थार मरुस्थल का तो क्या है, कच्छ का रण जो गुजरात में। ठीक ना, यहाँ पर लिख रहे हैं ना, कच्छ का रण गुजरात में। अब देख लेते हैं इसके बारे में कि थार मरुस्थल के दक्षिण में कच्छ का रण है जो एक नमक का दलदल है। थार मरुस्थल जो स्वयं राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में फैला हुआ है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या आया, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। ये प्रश्न कंप्यूटर से आया था। उस जगह जाएं जहां फोल्डर बनाना है, जैसे कि डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट आदि। खाली जगह पर राइट क्लिक करें, मेनू में न्यू फोल्डर पर क्लिक करें, नया फोल्डर बन जाएगा। अब आप उसका नाम लिख सकते हैं कौन सा। ठीक है ना, यदि आप कंप्यूटर चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, ये चीज़ तुमको आसानी से पता होगी।
कि अगला प्रश्न जो आया था कि हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में शामिल हुआ, तो कौन है, सूरत। ये कहाँ, गुजरात में है, ठीक ना। एयरपोर्ट को सूरत एयरपोर्ट जो है गुजरात में है। इसके बारे में देखें कि मध्य दिसंबर 2023 में कैबिनेट की स्वीकृति मिली और 31 जनवरी 2024 को इसे आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया। यह निर्णय मुख्य रूप से हीरे और वस्त्र उद्योगों के लिए हवाई और कार्गो कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु लिया गया, ठीक। अगला प्रश्न जो था कि हिमालय से निकलने वाली दो नदियों के दर्रे पूछे थे। अब वो कौन दर्रे थे, चिनाब दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा, कुल्लू दर्रा, ठीक। तो अब हिमालय से निकलने वाली आप सभी हमारी शॉर्ट वीडियो में ये चीज़ पड़ी हुई है, दर्रे वाली वीडियो, तो आप उनको देख लेना, ठीक। कौन दर्रा कहाँ पर है, तो दर्रों वाले क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो ये क्या है, रोहतांग दर्रा कौन लिखा, अपने मन से बनाया गया। फिर रोहतांग दर्रा कौन सी नदी निकलती, तो रावी नदी, ठीक। भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर रोहतांग दर्रा नामक एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जिसकी ऊंचाई 3980 मीटर है, ठीक। यह हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी के पूर्व छोर में स्थित है। और देख लेते हैं कि हिमालय से निकलने वाली सतलज नदी सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है, जबकि सिंधु नदी बैकाल नदी और अन्य दर्रों से होकर भारत में आती हैं। ये दोनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं और हिमालय को पार कर भारत में पहुंचती हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो को कितना करोड़ मिला है सेंट्रल से मई 2025 में तो कितना इन स्पेस प्रोग्राम फंड, तो आंसर इसका जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस धर्म गार्जियन 2025 सैन्य अभ्यास जापान के माउंट फ्यूजी में पूर्वी फ्यूजी युद्धाभ्यास परीक्षण क्षेत्र ईस्टर्न फ्यूजी ट्रेनिंग एरिया ऑफ आयोजित हुआ था, ठीक। ये भारत और जापान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है और इसका छठा संस्करण जो है 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आयोजित हुआ था, ठीक। अगला जो प्रश्न आया था कि वेग का बीमी सूत्र क्या है, यहाँ पर ये गलत दिखा है। वेग का जो सूत्र होगा m0 L t की पावर -1 होगा, ठीक ना, ये ऐसे होगा। अगला लिखा ना, वेग को समय के सापेक्ष विस्थापन की दूरी परिवर्तन दर को के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोलकाता में पहली ट्रेन कब चली, ठीक, तो वो चली 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में। और देख लेते हैं कि कोलकाता में पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। यह भारत की पहली मेट्रो रेलवे सेवा थी जो क्या है, जो दमदम से टालीगंज तक चली थी। कोलकाता में पहली मेट्रो का उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 को हुआ। यह ट्रेन एस्प्लेनेड से भवानीपुर और अब नेताजी भवन तक चली थी, जो अब क्या है नेताजी भवन के नाम से जाना जाता है। अभी क्या, राजस्थान के दक्षिण में कौन सा राज्य है। देखो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, कुछ तो इतने सरल आ रहे हैं कि मतलब कोई जवाब ही नहीं होगा। पूछा राजस्थान के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो गुजरात है, सीधी सी बात है गुजरात, क्योंकि थार का दक्षिणी हिस्सा गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न आया कि यानी कलकत्ता से रिलेटेड एक एरिया दिया था, मतलब तो 1690 जब चारनाक ने कालिका सुपनति कोलकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को खरीद कर एक व्यापारिक बस्ती स्थापित की, जिसे आधुनिक कोलकाता की शुरुआत माना जाता है, ठीक। ब्रिटिश शासन 1772 ब्रिटिश शासन के तहत कलकत्ता भारत की राजधानी बनी 1911 में, ठीक। कब ये बनी, ये 1772 में, ठीक। अब 1911 में क्या हुआ कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। फिर 2001 में क्या हुआ, कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता कर दिया गया। और अब देखते हैं हिमालय से निकलने वाली 2 नदियां का उद्गम पूछा गया था और किस दर्रे से होता है ये। तो हिमालय से निकलने वाली 2 नदियां ब्यास और सतलुज हैं। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कोड़े से होता है, जबकि सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, जिसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के पास से होता है, ठीक। और अगला जो प्रश्न आया हुआ तो वो हाल ही में हुए IIFA अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर पुरस्कार किस फिल्म के प्रदान किया गया था, तो भूल भुलैया 3, ठीक ना।
हाल ही में IFA अवार्ड 2025 यानी सिल्वर जुबली एडिशन में बेस्ट एक्टर पुरस्कार का पुरस्कार करणी कृति भूल भुलैया 3 फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। अगला जो प्रश्न आया, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। हाँ देखिए, ये प्रश्न जो है ये लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, ठीक ना, तो आप इनको ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ये कौन है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी प्रश्न आए थे, पंजाब केसरी का अर्थ पंजाब का शेर यह उपाधि लाला लाजपत राय को उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और ब्रिटिश शासन के प्रति उनके उग्र विरोध के कारण दी गई थी, ठीक। अगला जो प्रश्न आया वो था कि बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों, विश्वासों और विचारों किसी भी माध्यम से व्यक्त करना क्या भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार में स्थित है, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत के एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा। यहाँ भगत सिंह से संबंधित एक प्रश्न आया था, वो शायद इसमें दिए नहीं है, तो वो देख लेते। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 को लायलपुर, पश्चिमी पंजाब, भारत जो अब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 1923 में लाला लाजपत आया था कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ये ठीक ना। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया गया। भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत प्रभावित हुए थे। यहाँ पर लिख लेना कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न आया था भगत सिंह का शायद। अगला प्रश्न जो आया था किस ईंधन के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बढ़ती है, तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, तेल है और प्राकृतिक गैस हैं, ठीक ना। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण बनती है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी को रोकती है। और क्या प्रश्न है कि चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह हिमालय में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर और अपने अर्धचंद्राकार आकार के कारण यह नाम रखती है, ठीक। उत्पाद की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं, कार्बन, मैग्नीज, बोरान और फास्फोरस जैसी मिश्र धातु में। आगे प्रश्न है कि चंद्रताल और सूरजताल क्या है। चंद्रताल और सूरजताल कौन सा दर्रा है, कौन से दर्रे के पास है, मतलब ये तो कौन से दर्रे के पास है, तो कुंजुम दर्रे के पास है। किसके पास है, कुंजुम दर्रे के पास है। और देखिए चंद्रताल सूरजताल के पास का प्रमुख दर्रा कुंजुम दर्रा है, जो चंद्रताल झील से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे चंद्रताल तक पैदल जाया जा सकता है, जबकि सूरजताल बाड़ा लाचा दर्रे के ठीक नीचे स्थित है, ठीक ना। रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट ऑफ ब्लूप्रिंट कार्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसके थी CDS जो है जनरल अनिल चौहान। किसने, CDS जनरल अनिल चौहान ने लिखी थी। देखिए पुस्तक से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो आप जो है बुक से रिलेटेड जो प्रश्न है उनको पढ़ लेना, ठीक। जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित रिलेवेंट एवं रिसर्जेंट ब्लू प्रिंटिंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री, ये एक बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक। तो आप पुस्तक से जितनी पुस्तकें आप उनके लेखक का नाम याद रखिएगा, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, ठीक। और तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।